ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, बहुत बड़े तूफान आ रहे हैं, हरिकेन्स भी आ रहे हैं और हीट वेव भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। आखिर ये हमारे ग्रह को क्या हो रहा है? क्या यह किसी तरह का असंतुलन है या फिर यह हमारी पृथ्वी का ही कोई दोष है? लेकिन जिस तरह से हमारी पृथ्वी व्यवहार कर रही है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये प्राकृतिक है या फिर इंसानों की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? आइए देखते हैं। यह अब तक के सबसे बड़े जंगलों में से एक है। उपजाऊ मिट्टी और गर्म जलवायु के कारण अधिक से अधिक उष्णकटिबंधीय पेड़ यानी ट्रॉपिकल ट्रीज यहाँ बढ़ रहे हैं और एक हरे रंग का विशाल क्षेत्र बना रहे हैं। और जहाँ तक आपकी नजरें जा सकती हैं यह इतना विशाल है। जमीन पर पत्तियों और फूलों की एक अंतहीन दुनिया है जो जंगल को हर रंग के साथ मिलाती है। और हर जंगल की तरह जब आप पेड़ों में आगे बढ़ते हैं तो आप कई अलग अलग प्रजातियों को जीवन के लिए संघर्ष करते हुए भी देखेंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह विशाल हरी दुनिया आखिर कहाँ है? यह उत्तरी ध्रुव में है, लेकिन 50 लाख साल पहले वह इयोसीन युग के दौरान था। तब आज की तुलना में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म था। हालांकि इसने दुनिया को एक गर्म स्वर्ग में नहीं बदला, लेकिन यह ग्रह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका था। इस ग्रह पर लगभग सभी बर्फ पिघल गई, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ गया और जिसकी वजह से समुद्र के तापमान में वृद्धि हुई और इसी के साथ हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा। हीट वेव्स की वजह से कई प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन यह याद रखने योग्य है कि हमारी जलवायु अत्यंत गतिशील है। इयोसीन युग के बाद तापमान गिरना शुरू हुआ और 10 लाख वर्षों तक इसी तरह बना रहा। पृथ्वी ने पहले भी जलवायु परिवर्तन का सामना किया है, लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग उतनी ही भयानक है जितना कि लोग सोचते हैं? तो चलिए हम अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही देते हैं, लेकिन उसके पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव हमारी पृथ्वी को कैसे कंट्रोल करता है। यहाँ आप कांच से बने हुए ग्रीन हाउस की कल्पना करें। सूर्य का प्रकाश कांच के माध्यम से अंदर जाता है और उसके अंदर सब कुछ गर्म करता है, लेकिन वही ग्लास ज्यादातर गर्मी से बचकर भी रहता है और इसीलिए अंदर हमेशा बाहर की तुलना में बहुत गर्मी है। धरती पर भी ठीक वैसा ही होता है, लेकिन कांच के बजाय हमारे पास वातावरण है। कुछ गैसें जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो अन्य प्रदूषकों के साथ कारों द्वारा उत्सर्जित होती हैं, पृथ्वी के अंदर फंसी हुई सूरज की गर्मी को रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस के उदाहरण में हमने देखा था। क्या सही में ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन इसके बिना सूरज की रोशनी अवशोषित नहीं होगी जो वापस अंतरिक्ष में परिलक्षित होती है। इससे पृथ्वी का औसत तापमान -19 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, या दूसरे शब्दों में यह सब संतुलन के बारे में है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत कम हो जाता है तो पृथ्वी जम जाएगी, और यदि यह अत्यधिक बढ़ जाता है तो ग्रह गर्मी की वजह से जल जाएगा। संतुलन के बिना हम पूरे ग्रह पर परिणाम देखना शुरू कर चुके हैं और अब यही हो रहा है। पिछले दशक में उदाहरण के लिए समुद्र का स्तर प्रति वर्ष औसतन 3 मिलीमीटर बढ़ा। यह असंतुलन बारिश के होने को भी प्रभावित करता है। 1930 के दशक में साओ पालो में केवल 9 बड़े तूफान दर्ज किए गए थे, जब एक ही दिन में 15 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती थी। दूसरी ओर 2000 के दशक में संख्या 42 बड़े तूफानों तक पहुंच गई। यह सब ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने के कारण हो रहा है। पृथ्वी ने अतीत में जलवायु परिवर्तन का सामना किया है और जिसके परिणाम हम आज देख रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस तरह के परिवर्तन स्वयं हमारी पृथ्वी द्वारा किए गए थे और इन परिवर्तनों को होने में हजारों साल लग गए। उदाहरण के लिए 50 लाख साल पहले तापमान इतना गर्म था कि हमारे पास उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाले जंगल भी थे। क्षेत्रों की सतह से सभी बर्फ को पिघलाने के लिए 6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पर्याप्त थी, और यह आजकल और भी गंभीर है। पिछले 250 वर्षों में मानव जाति ने ग्रहों के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की है। हम इस तापमान वृद्धि के बारे में इतने सटीक कैसे हो सकते हैं?
क्योंकि ग्रह बड़े पैमाने पर हैं और तापमान वृद्धि का डेटा सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। हमें ग्रह भर में मौसम स्टेशनों में अध्ययन किए गए जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत सारी जानकारी है और इस जानकारी के बलबूते हम समुद्र के स्तर, वायुमंडल में गैस की सांद्रता, सौर विकिरण की निगरानी भी कर सकते हैं। ये सभी आंकड़े काफ़ी छोटे हो सकते हैं, लेकिन इन सभी आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है और उपग्रहों द्वारा उठाए गए माप भी हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रकाश का विश्लेषण करते हैं और यह जांचते हैं कि वे पृथ्वी ग्रह के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। इन आंकड़ों को जलवायु का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तापमान और अन्य संकेतकों में परिवर्तित किया जाता है। यह सब बहुत सटीकता के साथ होता है। इस तरह के आंकड़ों से हम स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव की तीव्रता सबसे अधिक क्यों बढ़ रही है। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसे कार्बोनिक एसिड गैस भी कहा जाता है। गौर करते हैं कि कैसे इस गैस की डेंसिटी हमारे वायुमंडल में बढ़ गई। आइए इस ग्राफ से तुलना करते हैं जो इसी अवधि में अलग अलग ग्रहों के तापमान को दर्शाता है। और यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ रहा है। यह तापमान वृद्धि सोलर एक्टिविटीज़ का नतीजा हो सकती हैं, क्योंकि सोलर एक्टिविटीज़ सूरज की वजह से होती हैं और सूरज ही हमारे लिए गर्मी का एकमात्र सोर्स है। लेकिन हम सिर्फ सूरज को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सूरज हमारी पृथ्वी से कई दशकों से जुड़ा हुआ है और इस वजह से तो गर्मी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए थी। लेकिन हमें केवल इस बात की त्वरित विश्लेषण की आवश्यकता है कि इस अवधि के दौरान क्या वाकई में सौर गतिविधि कम हो गई है। इसके अलावा इस गतिविधि के बदलावों ने हमारे ग्रह को केवल 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से प्रभावित किया है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जलवायु में होने वाले परिवर्तनों की तुलना में ये कुछ भी नहीं है और इसीलिए तापमान बढ़ने के लिए केवल सूरज जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर ग्रह गर्म हो रहा है तो बहुत से लोग गर्मियों में भी हल्के गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? उन्हें ठंडक का एहसास क्यों होता है? तो क्या ये ठंडक का एहसास ग्लोबल वार्मिंग नहीं है? और बहुत से लोग इस हल्की ठंडक को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ने की गलती करते हैं। यहाँ हमें मौसम और जलवायु के बारे में थोड़ा सा और जानना होगा। एक छोटे बच्चे की कल्पना करें जिसने हाल ही में अपने पिता के साथ खेल के मैदान में टहलना सीखा है। रास्ते में बच्चे के कदम मौसम का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि बच्चे के कदम किस दिशा में जाएंगे। टहलने के दौरान यह भविष्यवाणी करना असंभव है कि खेल के मैदान पर उसका ध्यान क्या आकर्षित करेगा और वह किस तरह से अपने कदमों की छाप छोड़ेगा। दूसरी ओर हम जानते हैं कि वह कितनी दूर जाएगा, क्योंकि वह अपने पिता के साथ जा रहा है और ऐसा करते हुए वह अपने पिता का साथ नहीं छोड़ेगा। और यह स्थिति जलवायु का प्रतिनिधित्व कर सकती है, क्योंकि हम जलवायु के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां कर सकते हैं। इसी तरह गर्मी की लहरें, तूफान कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कभी भी हो सकती हैं किसी भी साल में और हमारे द्वारा बनाए हुए पूर्वानुमानों का खंडन कर सकती है। यही मौसम है। हम यह नहीं कह सकते कि अगले सप्ताह अमेज़न जंगल कितना गर्म होगा, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ बर्फ नहीं गिरेगी। तो अगर हम अपने पिता पुत्र के उदाहरण पर वापस आएं और अगर हम पिता के कदमों को देखें तो हम देख सकते हैं कि खेल के मैदान के माध्यम से उनका मार्ग भी बदलता है, लेकिन धीरे धीरे और यह पैटर्न देखकर भविष्यवाणी करना आसान है कि वह कहाँ जा रहा है। खेल के मैदान में पिता जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। जलवायु परिवर्तन सौर गतिविधि के कारण हो सकता है, पृथ्वी के एक्सिस के झुकाव में बदलाव के कारण भी हो सकता है, या ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि भी इसका एक कारण है, लेकिन इसका प्रभाव केवल दशकों के बाद देखा जा सकता है। इसलिए गर्मी के दिनों में कोई एक दिन ठंड का या फिर सर्दियों के दौरान कोई एक या ज्यादा गर्म दिन संभव है। लेकिन अगर दशकों के बीच डेटा की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट है कि तापमान बढ़ रहा है, गर्मियां गर्म हो रही हैं और हमें अगर किसी को दोष देना चाहिए तो वह हम हैं। और 97% यानी 97% वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि ग्लोबल वार्मिंग मौसम को नहीं बल्कि जलवायु को प्रभावित करती है और इस वजह से जलवायु अपना बैलेंस धीरे धीरे खोती जा रही है। कई वेबसाइट्स ऐसा बताती हैं कि ग्लेशियर्स पिघल ही नहीं रहे
या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन वेबसाइट्स के पास या तो जानकारी अधूरी है या फिर इन्होंने अपना रिसर्च वर्क इसके ऊपर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उन वेबसाइट्स के बारे में पता होना चाहिए जिनका डेटा वेरीफाइड नहीं है। और अगर ग्लेशियर्स के पिघलने की बात करें तो ग्लेशियर्स के पिघलने के संबंध में बहुत से आंकड़े हैं, बहुत सा ऐसा डेटा है जो कि इन वेबसाइट्स के ऊपर नहीं दिखाया जाता। या हो सकता है उसमें वेबसाइट को इसके बारे में कुछ नहीं पता हो। यह नासा के वैज्ञानिक स्टूडियो का एक दृश्य है। आइए यहाँ एक नज़र डालते हैं कि आर्कटिक महासागर में जमे हुए पानी की सबसे पुरानी ठोस परत का क्या हो रहा है। आप पिछले 35 वर्षों से आर्कटिक बर्फ के निर्माण और पुनरावृत्ति को देख रहे हैं। इस क्षेत्र की सबसे पुरानी और सबसे मोटी बर्फ गायब हो रही है, जो अब पतली, अस्थिर और पिघलाने में आसान हो गई है। सितंबर 2019 की बात करें तो इसमें अपने मूल द्रव्यमान का केवल 5% अभी भी बरकरार है। लेकिन इन सब के लिए सिर्फ मानव जाति ही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमने अभी तक बात नहीं की है। लेकिन अगर सिर्फ ग्लेशियर्स की बात करें तो मानव जाति ही इसमें जिम्मेदार है। यह केवल एक छोटी सी बात नहीं है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन अब वे उन किताबों का हिस्सा बनने वाले हैं जो वातावरण का इतिहास बताती है। जब बर्फ गिरती है तब ग्लेशियर बनते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है जो कि हजारों सालों से भी लंबी चलती है। एक ग्लेशियर ड्रिलिंग करते समय बर्फ में फंसे हवा के बुलबुले हमें दिखा सकते हैं कि 8 लाख साल पहले हमारे पास कौन कौन सी वायुमंडलीय गैसें थीं। हम जितनी गहरी ड्रिल करते हैं उतनी ही ज़्यादा पुरानी जानकारियाँ हम इकट्ठा करते जाते हैं। और ठीक इसी तरह से हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बढ़ गई थी। ठीक उसी समय जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यह बात बिल्कुल सही है कि इसने हमारे ग्रह पर बहुत से बदलाव किए हैं। जैसे पहले के कारखानों की उपस्थिति, जिनकी वजह से बहुत वायु प्रदूषण फैला। उन कारखानों की उपस्थिति के बाद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि केवल एक संयोग नहीं है, यह औद्योगिक क्रांति के दौरान चिमनी द्वारा उत्सर्जित मुख्य उपोत्पाद था। तेल और कोयले जैसे अत्यधिक प्रदूषक ईंधनों के उपयोग के कारण पिछली सदियों में यह सब तेज हो गया है। लेकिन अगर समस्या कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये हम लगातार समझते आ रहे हैं कि ज्वालामुखी की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैलती है। और अभी तक हमने ज्वालामुखियों का उल्लेख नहीं किया है। देखा जाए तो यह एक समस्या नहीं है। हम ज्वालामुखियों के बारे में बात कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी में सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनातुबो था। उसने लगभग 14 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलाया। और पिनातुबो पृथ्वी पर एकमात्र ज्वालामुखी नहीं है। दुनिया भर में हमारी पृथ्वी पर 1500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और भले ही हम उन सभी द्वारा फैलाई गई गैस की संख्या को जोड़ दें, फिर भी हम ग्लोबल वार्मिंग के पीछे उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि जिम्मेदार हम हैं। मनुष्य हर साल लगभग 10 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। अगर हम हर ज्वालामुखी के उत्सर्जन को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें उस राशि का केवल 1% मिलता है। ज्वालामुखी खतरनाक हैं, लेकिन उनका ग्लोबल वार्मिंग से कोई संबंध नहीं है। और हम इस बारे में कैसे निश्चिंत हो सकते हैं? आजकल हम ग्रीन हाउस गैसों के बारे में इतना जानते हैं कि हम यह भी बता सकते हैं कि प्रत्येक देश कितना उत्सर्जन करता है। अकेले 10 देश मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित सभी कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 70% के लिए जिम्मेदार हैं। 1980 के दशक में क्यूबेटो साओ पालो की छवि दुनिया को चौंका रही थी। प्रदूषक और अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन से भरे जहरीले बादल और आकाश के कारण वहां के वनस्पति तबाह हो रहे थे। क्यूबातो को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जाना जाने लगा था। उस समय इस शहर की छवि चौंकाने वाली थी और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी कि कैसे इतने प्रदूषण में लोग रह रहे हैं। सौभाग्य से इन्होंने अपना सबक पहले ही सीख लिया और ये है आज का क्यूबातो। चिमनी फिल्टर और अन्य नियंत्रण उपायों की वजह से प्रदूषक उत्सर्जन 90% तक यहाँ कम हो गया है।
यह एक ऐसा प्रयास था जिसमें समाज के हर हिस्से ने भूमिका निभाई थी और इस समय सरकार, कंपनियां और दूसरे समुदायों का योगदान काफी महत्वपूर्ण था। आज भी यहाँ कारखाने हैं, लेकिन क्यूबातो फिर से जीवन से भरा हुआ है। 1990 के दशक में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरणीय सुधार के प्रतीक के रूप में नियुक्त किया गया था। शहर की हवा अभी भी आदर्श नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह हमें काफी कुछ सिखाती है। हमें अभी भी दुनिया भर में प्रदूषण को कम करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है और यह संभव है क्योंकि क्यूबातो इस बात का सबूत है कि यह किया जा सकता है। वास्तव में इस समस्या से निपटने के लिए उन्हें कारखानों के उत्सर्जन को अधिक से अधिक कम करना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन केवल जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। यह उन ठंडी जगहों के खेतों में देखा जा सकता है जहां पर कई हिस्सों में मिट्टी की परत जमी हुई है। इस तरह की परतें चट्टानों, तलछट और बर्फ से बनती हैं, लेकिन यह पौधों और जानवरों से भी भरी हुई हैं जो मर गए हैं और सड़ने से पहले जम गए। परमाफ्रॉस्ट को बिल्कुल भी नहीं पिघलना चाहिए, लेकिन यह हो रहा है और इसके विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। यदि इस तरह के जीवों के अवशेष विघटित होने लगते हैं तो प्रक्रिया में जारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में हमारे द्वारा की गई तुलना में दुगनी होगी। पिघलते हुए ग्लेशियर एक अन्य कारक है जो ग्लोबल वार्मिंग फीडबैक लूप दिखाते हैं, इसलिए इस मामले को सामने लाना बहुत जरूरी है। बर्फ हमारे ग्रह की सबसे परावर्तक प्राकृतिक सतह है। इस प्रकार अधिकांश सूर्य की रोशनी जो इससे टकराती है बाहरी अंतरिक्ष में वापस बाउंस हो जाती है। दूसरी ओर महासागर उन सतहों में से एक हैं जो अधिकांश गर्मी को अवशोषित करते हैं और यही एक वजह है कि अब समुद्र गर्म हो रहा है, जिससे आर्कटिक की बर्फ की परतें पिघल रही हैं। यह एक चक्र बन जाता है। हमारे पास कम बर्फ परावर्तित करने वाली ऊष्मा है और अधिक पानी इसे अवशोषित करता है। पिछले 250 वर्षों में तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के लिए मनुष्य जिम्मेदार है और यह अपरिवर्तनीय है। यहाँ तक कि अगर सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अभी बंद हो जाएं, तब भी वैश्विक तापमान में कुछ और दशकों तक वृद्धि होगी, जब तक कि वातावरण में सभी गैसों का प्रसार शुरू नहीं हो जाता। लेकिन हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में तापमान बढ़ता रहेगा? हम इन बातों का अनुमान नहीं लगा सकते। सबसे पहले, यह एक अनुमान नहीं है, यह एक सच्चाई है। दूसरा, इसकी भविष्यवाणी करने का एक तरीका है। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक दुनिया को छोटे क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, जैसे कि तापमान, पवन क्रिया और ह्यूमिडिटी के स्तर। वे इन सब का डेटा एकत्र करते हैं। जानकारी उन कंप्यूटरों को भेजी जाती है जो जलवायु मॉडल के आधार पर गणना कर सकते हैं कि भविष्य में हमारी जलवायु कैसी दिखेगी। स्थिति इतनी गंभीर है कि मानव जाति को 2050 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने का लक्ष्य स्थापित करना पड़ा है और कई दूसरे देश भी इस प्रयास में भाग ले रहे हैं। 1992 में रियो डी जनेरियो में ECO 92 आयोजित किया गया था। पृथ्वी के शिखर सम्मेलन के रूप में जाने जाने वाली यह घटना जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कई देशों के एकजुट होने के साथ संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव लाने के लिए इतिहास में जानी गई। पेरिस समझौते के साथ 2015 में एक और महत्वपूर्ण कदम का प्रयास किया गया। ब्राजील सहित लगभग 200 देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया, लेकिन यह आसान नहीं है। हालांकि इस प्रयास में बहुत से देशों की भागीदारी है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यह मुद्दा हल होने से कोसों दूर है। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि हमारा ग्रह ही ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकता है? यह याद रखने योग्य है कि पृथ्वी में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मुकाबला करने के तरीके हैं। उनमें से एक महासागर है जो इस गैस को अवशोषित कर सकता है और दूसरा हमारी दुनिया में जंगल है जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान यह काम कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह भी पर्याप्त नहीं है। IPCC के अनुसार पिछली शताब्दियों में मानव जाति ने वातावरण में 555 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जित किया और हमारा ग्रह केवल 315 बिलियन को साफ करने में कामयाब रहा, जिसका अर्थ है कि 240 बिलियन टन अभी भी हमारे आसपास है, जिससे दुनिया की जलवायु बदल रही है। तो हमारे ग्रह ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आधे से अधिक हिस्से पर
खुद ही सफाई कर दी, लेकिन वनों की कटाई और आग उस संख्या को कम कर रही है। और फिर हमें अपने देशों को देखना होगा। अमेज़न जंगल के कई क्षेत्र आग और वनों की कटाई से नष्ट हो रहे हैं। यह वर्तमान में प्रति वर्ष 35 छोटे फुटबॉल स्टेडियमों के बराबर जंगल खो देता है। इसे तत्काल बदलने की जरूरत है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये आग और भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, बल्कि इसीलिए कि अमेज़न जंगल दूसरे जंगलों से छोटा हो रहा है। हमारे पास जितने कम पेड़ हैं, उतना ही कम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है। लेकिन बहुत से लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए वास्तव में यह मायने रखता है कि ग्रह स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से निपट सकता है, और वे इसी के आसपास अपनी बात रखते हैं। यह इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। 1921 में एक कार निर्माता ने टेट्राथाइल लेड गैसोलीन का उपयोग शुरू किया। समस्या यह थी कि यह एक विषाक्त पदार्थ है, इसलिए अमेरिकी रिफाइनरियों के कई श्रमिकों ने इस जहर की वजह से अपनी जान गंवा दी। उत्पादन पर रोक लगाने के बजाय कंपनी ने लोगों को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक का उपयोग किया कि सीसा हानिकारक नहीं था। संयुक्त राज्य में प्रतिबंधित किए जाने वाले टेट्राथाइल लेड के उपयोग को रोकने में दशकों लग गए, और यह सब क्लेयर पैटरसन की वजह से हुआ। यह वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी की आयु की गणना की थी, और पृथ्वी की आयु की गणना करने वाले वैज्ञानिक भी सीसे के खिलाफ सबसे बड़े आलोचक थे। उनका अध्ययन यह साबित करता है कि सीसा कितना हानिकारक है, और इसे ढकने के लिए कितने ही जिम्मेदार लोग सामने आ गए। यह कहानी एक महान उदाहरण है कि कोई भी सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता। और यह सिर्फ विज्ञान नहीं है जो इसे हमें दिखा रहा है, बल्कि यह हमारा ग्रह ही है। यह पहले भी हुआ है, और हमें शायद फिर से इससे निपटना होगा। लेकिन यह केवल पृथ्वी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी प्रजातियों के बारे में भी है। हम वास्तविक खतरे में हैं, हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी। मानव जाति का भविष्य दांव पर लगा है। हमें यह महसूस करना होगा कि यह पृथ्वी ग्रह हमारा घर है, और हमें इसे समझना होगा कि यदि हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखेगा।